गुड इवनिंग बच्चों, वेलकम बैक टू माय क्लास। बेटा आज की क्लास में मैं आपको पैराग्राफ ट्रांसलेट करना बताऊंगा जो आपके एग्जाम में आता है। इंटर के एग्जाम में, हाई स्कूल में भी आता है, हाई स्कूल वाला अलग है, मैं उसको बताऊंगा। इंटर में थोड़ा टफ आता है। तब कुछ नहीं होता बेटा, बस सेंटेंसेस बड़े बड़े होते हैं, इसलिए आप सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं कर पाते हो। बाकी पहचानना वैसे, ट्रांसलेशन वैसे ही करना है जैसे आपने टेंस पढ़ा है। फिलहाल कुछ स्पेशल सेंटेंसेस होते हैं, मैं ट्रांसलेशन के दौरान आपको बता दिया करूंगा। ठीक, तो बेटा मेरा ये व्हाइट बोर्ड छोटा है, तो मैं एक साथ हिंदी और इंग्लिश नहीं लिख सकता, इसलिए मैं हिंदी का एक एक वाक्य ले रहा हूँ, उसका ट्रांसलेशन करूंगा। हिंदी पहले लिखूंगा एक वाक्य, उसका ट्रांसलेशन करूंगा, फिर अगला वाक्य, फिर अगला वाक्य, फिर अगला वाक्य, ऐसे पूरा पैराग्राफ ट्रांसलेट करके बताऊंगा। सबसे पहले मैं लास्ट ईयर जो पैराग्राफ्स आए थे पेपर्स में उनको लेता हूं, ठीक है। उनमें का मैं पहला ट्रांसलेशन शुरू करता हूं। एक पैराग्राफ आया था जो अपने स्कूल में जो पेपर आया था उसमें था ये। पहले मैं हिंदी लिखता हूं। पहला वाक्य ये है, प्राचीन काल में विक्रमादित्य नाम का एक राजा इस देश में राज्य करता था। इस देश में राज्य करता था। लास्ट ईयर जो पैराग्राफ आया था बेटा, उस पैराग्राफ पेपर कई बनते हैं ना, कई सेट में बनते हैं, 4 या 5, तो उसी एक सेट के पैराग्राफ का पहला सेंटेंस यही था कि प्राचीन काल में विक्रमादित्य नाम का एक राजा इस देश में राज्य करता था। तो हमने आपको ट्रांसलेशन करते समय सबसे जरूरी चीज क्या बताइए, पहले टेंस पहचानो। टेंस क्या है, तो देखो लास्ट में क्या आया, था आया है ना, तो कौन सा टेंस हो गया, था, थी, थे, कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। अब आपको दूसरा काम क्या करना है, सेंटेंस पहचानना है, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव, फर्स्ट है या सेकंड। देखो कहीं नहीं तो आया नहीं है, या कहीं क्वेश्चन मार्क तो है नहीं, तो ये बचा क्या, अफर्मेटिव बचा। चलो ट्रांसलेशन करते हैं। आपको याद होगा पास्ट इंडेफिनिट में सबसे पहले क्या लगता है, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लगता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। तो जो अदर वर्ड होता है बेटा ना, वो जब सेंटेंस, देखो ये बहुत बड़ा सेंटेंस है ना, तो कभी कभी वाक्य के शुरू में ही आता है। देखो अब इसमें से मैं आपको बता देता हूं, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और अदर वर्ड क्या है। देखो प्राचीन काल में, ये हमारा अदर वर्ड है। विक्रमादित्य नाम का, ठीक है, ये भी अदर वर्ड है। एक राजा, यही सब्जेक्ट है, और राज्य करना क्या है, वर्ब है। चलो ट्रांसलेट करते हैं। तो जैसे वैसे लिखेंगे, अदर वर्ड हमेशा सेंटेंस के लास्ट में नहीं जाता। जब सेंटेंस बहुत बड़ा होता है तो कभी कभी हमको पहले लिखना पड़ता है, और ये पहले ही लिखना पड़ेगा। तो चलो करते हैं। प्राचीन काल में इसकी अंग्रेजी हो जाएगी इन, प्राचीन की अंग्रेजी होती है एंशियंट, काल मतलब टाइम, इन एंशियंट टाइम। उसके बाद एक राजा, ए किंग नाम का, नेम्ड विक्रमादित्य, ठीक। इन एंशियंट टाइम ए किंग नेम्ड विक्रमादित्य, ये हमारा सब्जेक्ट है। ये क्या करते थे, राज्य करते थे। तो राज्य करना की अंग्रेजी क्या होती है, सॉरी विक्रमा में भी कैपिटल रखो, ठीक है। राज्य की अंग्रेजी क्या होती है, रूल, रूल का सेकंड फॉर्म, कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट है ना, कौन सा फॉर्म लगेगा, सेकंड फॉर्म, रूल्ड, ठीक है। कहा, इस देश में, इन दिस कंट्री। ये हो गया पहले वाक्य का ट्रांसलेशन। इन एंशियंट टाइम, प्राचीन काल में, विक्रमादित्य नाम का एक राजा, ए किंग नेम्ड विक्रमादित्य, रूल्ड इन दिस कंट्री, इस राज्य में, सॉरी इस देश में। इस देश में भी क्या है बेटा, अदर वर्ड है। देखो अदर वर्ड बहुत सारे हैं, कुछ हमारे कहाँ आए, पहले आए, कुछ हमारे कहाँ चले गए, बाद में। तो ऐसे आप घबराना मत,
ऐसे आप जब एग्जाम में बड़ा सेंटेंस आता है तो आप घबराते हो, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं बेटा। ध्यान से दिमाग को स्थिर करके आप पढ़ोगे तो आपको ट्रांसलेशन श्योर आ जाएगा। ठीक है, बस कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी इंग्लिश नहीं आएगी, तो फिलहाल उनको एडजस्ट करके लिख लेना, फिर भी नंबर मिल जाएगा। ठीक है, इन एंशियंट टाइम अ किंग नेम्ड विक्रमादित्य रूल्ड इन दिस कंट्री, ये हमारा पहला वाक्य था। चलो हम दूसरा वाक्य लिखते हैं, दूसरे वाक्य का ट्रांसलेशन करते हैं। आगे दूसरा वाक्य बेटा, आज भी लोग उसके न्याय की प्रशंसा करते हैं, प्रशंसा करते हैं। चलो फिर से मैंने आपको बताया ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले क्या पहचानो, टेंस। ता है, ती है, ते है, आ गया। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और आपने टेंस पहचान लिया, अब सेंटेंस क्या है? सेंटेंस पहचानो क्या है। सेंटेंस अफर्मेटिव है, क्योंकि कहीं नहीं नहीं आया, कहीं क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो अफर्मेटिव ही है। आज भी लोग उसके न्याय की प्रशंसा करते हैं। ठीक है, तो चलो ट्रांसलेट करते हैं। तो फिर से ये वाक्य बड़ा है, तो आप याद रखना कि अदर वर्ड वाक्य के शुरू में भी आ सकता है और लास्ट में भी, दो जगह आ सकता है। ठीक है, तो आज भी, ये क्या है? अदर वर्ड, ये पहले लिखा जाएगा। जब आज के साथ भी लगा रहे ना, तो भी की अंग्रेजी इवन होता है। तो चलो लिखते हैं, क्या हो जाएगा? इवन टुडे। अब लोग की अंग्रेजी क्या होती है? पीपल। ठीक है, अब ये क्या हो गया? पीपल क्या है? ये हमारा सब्जेक्ट है, और ये क्या कर रहे हैं? प्रशंसा कर रहे हैं ना, तो ये क्या हो गया? हमारा वर्ब हो गया। तो आपको क्या करना है? अदर वर्ड लिखना है, उसके बाद अदर वर्ड, मैंने बताया बड़ा होगा तो कभी कभी वाक्य के शुरू में आ जाएगा। वैसे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखना है? वर्ब। वर्ब क्या है? प्रशंसा। प्रशंसा की अंग्रेजी क्या होती है? प्रेज या एडमायर। तो मैं प्रेज लिखने जा रहा हूं, आप एडमायर भी लिख सकते हो। ठीक है, तो सॉरी, प्रेज। ठीक है, इवन टुडे पीपल प्रेज, यहां तक कि आज लोग। अब यहां पर आपको पता है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है? जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है ना। पीपल क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए क्या लगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा। इवन टुडे पीपल प्रेज, यहां आज भी लोग प्रशंसा करते हैं, किसके? उसके न्याय की। तो उसके न्याय की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? हिज जस्टिस। ये हो गया ट्रांसलेशन दूसरे वाक्य का। इवन टुडे पीपल प्रेज हिज जस्टिस, यहां तक कि सॉरी, आज भी लोग उसके न्याय की प्रशंसा करते हैं। चलो हम अगले वाक्य पर चलते हैं। अगला वाक्य हमारा क्या है? अगला वाक्य है बेटा, एक दिन, एक दिन कुछ लड़के एक गांव के पास एक जंगल में खेल रहे थे। ठीक है, एक दिन कुछ लड़के एक गांव के पास एक जंगल में खेल रहे थे। देखो फिर से क्या करना है? टेंस पहचानो, रहा था, रही थी, रहे थे। कौन सा टेंस हो गया? पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस में आपको पता है ना, वॉज या वर्ब के साथ क्या लगता है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। चलो ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले फिर से वाक्य बड़ा हो गया, तो आप याद रखना कि अदर वर्ड शुरू में भी आ सकता है, लास्ट में भी। ठीक है, तो एक दिन की अंग्रेजी सबसे पहले लिखो, क्या हो जाएगा? वन डे, एक दिन। कुछ लड़के की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? सम बॉयज, यही हमारे सब्जेक्ट है। कुछ लड़के, ये सब्जेक्ट है, ये लड़के क्या कर रहे हैं? खेलना। ठीक है, तो टेंस कौन सा है? अभी मैंने बताया पास्ट कंटिन्यूअस। तो सम बॉयज, ये क्या है? प्लूरल, तो क्या लगेगा? वॉज लगेगा कि वर लगेगा? वर लगेगा ना। वन डे सम बॉयज वर
वर्ब, उसके बाद वर्ब लिखना है प्ले, प्ले में क्या लगाओ आईएनजी। वन डे सम बॉयज वर प्लेइंग। अब क्या बचा, एक गांव के पास, एक जंगल में, तो पहले जंगल में लिखेंगे सब, क्योंकि ये जंगल में खेल रहे थे, वर्ब इससे ज्यादा जुड़ी है, एक गांव के पास लास्ट में लिखेंगे। वन डे सम बॉयज वर प्लेइंग इन अ फॉरेस्ट, एक जंगल में, कहां पर, किसके नजदीक, नियर अ विलेज। ये हो गया हमारा ट्रांसलेशन। ठीक, वन डे सम बॉयज वर प्लेइंग इन अ फॉरेस्ट, ये भी अदर वर्ड है, नियर अ विलेज, ये भी अदर वर्ड है। ठीक है, एक जंगल में, एक गांव के पास। वन डे सम बॉयज वर प्लेइंग इन अ फॉरेस्ट नियर अ विलेज, ये हो गया हमारा तीसरा वाक्य। चलो अगला वाक्य देखते हैं। वहां उन्होंने एक मिट्टी का ढेर देखा जो पत्थर से ढका था। वहां उन्होंने एक मिट्टी का ढेर देखा जो पत्थर से ढका था। मैं ये वाला वाक्य मिटाने जा रहा हूं, यही ऊपर ट्रांसलेट कर देता हूं। चलो इसका ट्रांसलेशन करते हैं। ठीक, फिर से क्या करो, टेंस पहचानो। देखो बेटा, यहां पर दो वाक्य आए हैं। देखो, वहां उन्होंने एक मिट्टी का ढेर देखा, ये हमारा पहला वाक्य है। पत्थर से ढका था, ये क्या है, हमारा दूसरा वाक्य है। दोनों किससे जुड़े हैं, रिलेटिव प्रोनाउन जो से जुड़े हैं। तो पहले वाक्य का ट्रांसलेशन करते हैं। तो देखो, पहले वाक्य का टेंस पहचानो, लास्ट में क्या आया है, आ ई ए आया है ना। कौन सा टेंस हो गया, पास्ट इंडिफिनिट। ट्रांसलेट कर देते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, वहां की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, देयर, देयर के बाद कॉमा लगाओ। उन्होंने, उन्होंने की अंग्रेजी किसने देखा, लड़कों ने देखा ना, तो उन्होंने की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, दे, देयर दे। उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखना है, वर्ब, वर्ब क्या है, देखना, देखना की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, सा, देयर दे सा। ठीक है, वहां उन्होंने देखा, क्या देखा, एक मिट्टी का ढेर। मिट्टी का ढेर मतलब क्या होता है, माउंड, माउंड, माउंड मतलब क्या होता है, मिट्टी का ढेर या मिट्टी का टीला। ठीक है, या तो आप आ, आ, जैसे माउंड मतलब मिट्टी का टीला या मिट्टी का ढेर होता है, लेकिन कहीं कहीं पर आप हीप ऑफ सॉइल भी लिखा हुआ देखोगे। तो मैं यहाँ माउंड ही लिखने जा रहा हूं, आप हीप ऑफ सॉइल भी लिख सकते हो। हीप मतलब ढेर, ऑफ सॉइल मतलब मिट्टी का। ठीक है, देयर दे सा अ माउंड, माउंड मतलब मिट्टी का ढेर या मिट्टी का टीला। देयर दे सा ए माउंड, ये हमारे पहले वाक्य का ट्रांसलेशन हो गया। अब जो की अंग्रेजी, ये जो किसके लिए है, माउंड के लिए। माउंड क्या है, मिट्टी मतलब निर्जीव चीज। इसके बाद क्या लग जाएगा, विच। ठीक है, देयर दे सा अ माउंड विच, विच क्या था, ढका था। ठीक है, फिर से क्या आया, आता ई थी ये थे आया, फिर से पास्ट इंडेफिनिट में ही रहेगा बेटा। तो विच, अब ढकना की अंग्रेजी क्या होती है, कवर। पास्ट इंडेफिनिट में क्या लगता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो कवर का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, कवर्ड। विच वॉज, सॉरी, विच कवर्ड, वॉज नहीं रहेगा बेटा, विच कवर्ड, पास्ट इंडेफिनिट में वॉज कहां लगता है, विच कवर्ड विथ स्टोन, विच कवर्ड विथ स्टोन। ये हो गया हमारे इस वाक्य का ट्रांसलेशन। वहां उन्होंने एक मिट्टी का ढेर देखा जो पत्थर से ढका था। ठीक है, तो हो गया, वहां उन्होंने एक मिट्टी का ढेर देखा, देयर दे सा माउंड विच कवर्ड विथ स्टोन, जो मिट्टी से ढका हुआ, सॉरी पत्थर से ढका हुआ था। चलो अगला वाक्य देखते हैं क्या है। इसमें कुछ अलग नहीं करना होता, बस ठंडे दिमाग से टेंस पहचान लो, सब्जेक्ट वर्ब ढूंढो और ट्रांसलेट कर डालो, यही होता है। ठीक, अगला है, उनमें से एक लड़का उस पत्थर पर बैठ गया।
उनमें से एक लड़का उस पत्थर पर बैठ गया। ठीक है, उनमें से एक लड़का उस पत्थर पर बैठ गया। फिर से टेंस पहचानो, लास्ट में ई आया ना, कौन सा हो गया, पास्ट इंडिफिनिट। चलो ट्रांसलेशन कर देते हैं। उनमें से एक लड़का, यही हमारा सब्जेक्ट था, और इसका इंग्लिश में क्या होता है, वन ऑफ दोज बॉयज। ठीक है, दोज बॉयज मतलब उनमें से, वन ऑफ मतलब एक, उनमें से एक लड़का, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद वर्ब क्या है, बैठना, तो सिट का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, सैट। वन ऑफ द बॉयज सैट ऑन दैट स्टोन। ठीक है, उनमें से एक लड़का, वन ऑफ दोज बॉयज सैट ऑन दैट स्टोन, उनमें से एक लड़का उस पत्थर पर क्या हो गया, जाकर बैठ गया। चलो अगला वाक्य देखते हैं। अगला वाक्य क्या है, अपने साथियों से कहा, उसने अपने साथियों से कहा। अगला और अंतिम वाक्य है, उसने अपने साथियों से कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा था। ठीक है, उसने अपने साथियों से कहा, तुम लोग अपने मुकदमे मेरे पास लाओ, मैं न्याय करूंगा। ठीक है, देखो हिंदी में सिंगल इन्वर्टेड कॉमा आएगा, जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में हो जाएगा कॉमा। ठीक है, चलो देखो ये कौन सा आपको लग रहा है ना, डायरेक्ट वाला ट्रांसलेशन है, ये डायरेक्ट वाला ट्रांसलेशन। चलो कर देते हैं यार। उसने अपने साथियों से कहा, ये क्या हमारी रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है, पास्ट में, आई लास्ट में आ रहा है ना, तो कौन सा टेंस हो गया, पास्ट इंडिफिनिट। चलो पहले इसका ट्रांसलेशन करते हैं। उसने मतलब यहां किसके लिए आया, ही। ठीक है, और कहा की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, सेड टू, अपने साथियों से। अपने की अंग्रेजी यहां पर ही है, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिज। जब मित्र हो तब फ्रेंड लगाना, साथी हो तो कंपेनियन लगाना, याद रखना। ही सेड टू हिज कंपेनियंस, he said to his companions, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा में, तुम लोग अपने मुकदमे मेरे पास लाओ। ठीक है, हला ये तो बेटा ओ आ रहा है, ये लगभग आप देखोगे तो किसी टेंस में नहीं आ रहा है। ठीक है, या तो पास्ट में जा रहा है, लेकिन ये क्या है बेटा, ये जैसे ये हमारा इंपरेटिव सेंटेंस में होगा। ठीक है, इसका ट्रांसलेशन इंपरेटिव सेंटेंस, दरवाजा खोलो, किताब दिखाओ, ठीक है, मेरे पास आओ। ठीक है, वहां यू अंडरस्टूड होता है, बस अंतर क्या है, यहां पर यू लिख दिया गया है। हम ट्रांसलेट करते समय यू को छिपा भी सकते हैं, यू भी लिख भी सकते हैं। तो अभी हम लिखेंगे, लेकिन इसका ट्रांसलेशन किस में होगा बेटा, इंपरेटिव सेंटेंस में होगा। तो तुम की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, यू। उसके बाद यू को ऐसे ब्रैकेट में कर लेना, अंडरस्टूड कर लेना, यू ब्रिंग योर, मुकदमा का मतलब केस, यू ब्रिंग योर केसेस टू मी। ठीक है, यू ब्रिंग योर केसेस टू मी, तुम अपने मुकदमे मेरे पास लाओ। उसके बाद क्या करें, मैं न्याय करूंगा। तो न्याय करना, न्याय हमेशा दिया जाता है, तो इसकी अंग्रेजी क्या होती है, डेलीवर, याद रखना। तो गागेगी आ रहा है, तो कौन सा टेंस है, फ्यूचर टेंस है। तो ट्रांसलेट कर देते हैं, आई के साथ क्या लगता है, शैल। शैल के बाद अभी मैंने आपको बताया न्याय करना की अंग्रेजी क्या, करना की अंग्रेजी क्या होती है, डेलीवर। आई शैल डेलीवर जस्टिस। ठीक है, ट्रांसलेशन फिर से देख लो, ही सेड टू हिज कंपेनियंस, उसने अपने साथियों से कहा, यू ब्रिंग योर केसेस टू मी, तुम अपने मुकदमे मेरे पास लाओ। आई शैल डिलीवर जस्टिस, मैं न्याय करूंगा। न्याय दिया जाता है हमेशा, तो करना का मतलब देना, और देना की अंग्रेजी क्या होती है, डिलीवर। तो याद रखना, लड़के ने कहा आई शैल डिलीवर जस्टिस,
तो ये हमारा ट्रांसलेशन था, ये छोटा सा था, देखो कितना आसान था। बस आपको क्या करना है, टेंस पहचानना है, उसके बाद उसमें सब्जेक्ट ढूंढना है, वर्ब ढूंढना है, उसी टेंस के अकॉर्डिंग क्या कर देना है, ट्रांसलेशन करते चलना है। यू विल डू ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली, जस्ट keep your mind calm and composed and think about that sentence and think about that tense। ठीक है, उस टेंस और सेंटेंस के बारे में सोचना। यू विल डेफिनेटली डू इट बेटा। ठीक, मैं अगले वीडियो में एक और पैराग्राफ ट्रांसलेट करके बताऊंगा। थैंक यू बेटा, गुड नाइट, टेक केयर।